नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ, देश से लेकर दुनिया तक की हर बड़ी खबर हमारे 24 रिपोर्टर्स के साथ। आगे देखिए सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में गिनाई मोदी सरकार की प्राथमिकताएं। संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता महंगाई रोकने को ही रखी गई। महंगाई रोकने के साथ ही गरीबी खत्म करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। हर हाथ को हुनर देने का नया मंत्र दिया गया है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर, शौचालय और बिजली देने का एजेंडा रखा गया है। इसके अलावा 100 नए शहर बनाए जाएंगे। गंगा की सफाई को भी सरकार के एजेंडे में रखा गया है। जाहिर है, सरकार की प्राथमिकताओं में उन्हीं बातों को सामने रखा गया है जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल थीं। सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में 5T पर जोर दिया है, जिसका मतलब ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टैलेंट और टेक्नोलॉजी से है। मोदी सरकार ने GST लागू कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का संकल्प किया है। सरकार के एजेंडे में बिजली उत्पादन बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। खराब मानसून से निपटने के लिए भी योजना बनाने पर जोर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर अल्पसंख्यकों को भी बराबर की भागीदारी की बात कही है। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में सूचना क्रांति और तकनीक को भी पूरी तवज्जो दी गई है। इसमें गांवों को इंटरनेट से जोड़ना और देश में हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ाना भी शामिल है। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में हर गांव को ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट से जोड़ने और प्रमुख जगहों पर वाईफाई सुविधा देने की होगी। हर राज्य में IIT और IIM खोलने की बात भी कही गई है। इसके अलावा देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात भी कही गई है। बेटियों को पढ़ाने के लिए योजना बनाने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ के मुद्दे को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। मुझे लगता है कि इतना बढ़िया और इतना अच्छा भविष्य का एक रास्ता पहले कभी हुआ नहीं है और मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ अपने ही सरकार से कि भविष्य जो बहुत उज्जवल है, खास करके ये जो पूर्व भारत और पूर्वोत्तर दोनों क्षेत्रों के लिए जो बल दिया है उससे हमारा भविष्य उज्जवल है। मोदी सरकार के एजेंडे पर कांग्रेस का कहना है कि ये बातें चुनाव प्रचार के दौरान भी कही जाती रही हैं। देखना ये है कि आगे होता क्या है। अभी तो शुरुआत ही है। आगे आने वाले समय में ये कितने सपने, कितनी उम्मीदें साकार होती हैं, देखा जाएगा। इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, लेकिन अब देखना यह है कि उसको ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया गया है। इस साल कमजोर रहेगा मॉनसून, यानी सामान्य से कम बारिश होगी। इससे निपटने के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इस साल मॉनसून कमजोर रहेगा। जुलाई में 93% और अगस्त में 96% ही बारिश होगी। इससे अनाज उत्पादन पर असर पड़ सकता है। हालांकि आज ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में हालात से निपटने की तैयारी की बात कही है। सरकार ने इसके लिए 7 सूत्री प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत डीजल पर सब्सिडी स्कीम लागू हो सकती है। खेती के लिए कर्ज के नियम में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। कर्ज का ब्याज चुकाने में आर्थिक मदद दी जा सकती है। इस प्लान को एक कैबिनेट नोट के जरिए तैयार किया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। केरल में 5 दिन की देरी के साथ दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून सुस्त पड़ गया है। अगर मानसून की यही रफ्तार रही तो मध्य और उत्तर भारत तक मानसून पहुंचने में काफी देरी हो सकती है। 6 जून को केरल पहुंचा मानसून अभी तक कमजोर ही बना हुआ है। पिछले 4 दिनों से केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश तो हो रही है, लेकिन ये सामान्य से काफ़ी कम है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले 24 घंटे में जोर पकड़ सकता है। जाहिर है, अगर मानसून सामान्य रहा तो अब तक ये मुंबई पहुंच चुका होता। मुंबई के अलावा पश्चिम बंगाल में भी मानसून के बादल छाए होते। The monthly rainfall over the country as a whole is likely to be 93% of the LPA, as I said earlier, during July, and 96% of LPA during August, both with a model error of ±9%. हालांकि मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये मानसून जल्दी ही रफ्तार पकड़ लेगा और बढ़ने के साथ साथ भारी बारिश भी होगी।
उत्तर भारत में गर्मी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजधानी दिल्ली में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़कर तापमान 45.5 डिग्री पर पहुंच गया है। दिल्ली में झुलसाती गर्मी से लोगों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सोमवार को पारा 45.5 डिग्री पहुंच गया, तो जून के महीने में 10 साल में सबसे ज्यादा तापमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। पारा 46 डिग्री के पार जा सकता है। झुलसाती गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली कटौती ने भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिल्ली में बिजली की कमी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय बिजली मंत्रालय के सूत्रों का यह दावा है कि बिजली की कमी उत्पादन में कमी न होकर सही डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं होने के कारण है, क्योंकि पिछली सरकार ने पिछले 10 साल में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को सुधारने का कोई काम नहीं किया था। दूसरी राज्य सरकारों ने भी मदद का भरोसा दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 4000 मेगावाट बिजली दिल्ली को देने की बात कही है, लेकिन उसे दिल्ली तक लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है दिल्ली के पास। इतना ही नहीं, गुजरात ने भी तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली देने की बात कही है। एनटीपीसी को बिजली मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं कि बवाना में जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है उसको अतिरिक्त गैस मुहैया कराया जाए, ताकि वहां पर अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सके। दिल्ली में बिजली संकट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया मुख्य सचिव के दफ्तर का घेराव। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली की अगुवाई में नेता धरने पर बैठे। बिजली संकट के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली के मुख्य सचिव एसके श्रीवास्तव के ऑफिस का घेराव किया। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पे करेंगे। आज अफसरों का घेराव करें, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री का भी घेराव करेंगे। और हम दिल्ली की हालत जो 15 साल पहले थी, जो हमने सुधारी थी, वो 15 साल पीछे ले गए। हम ये होने नहीं देंगे और हमने यहाँ पर घेराव किया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कई घंटे बिजली गुल रहने से लोगों का गुस्सा उफान पर है। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या के मामले में हिंदू राष्ट्र सेना पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है महाराष्ट्र सरकार। मोहसिन की हत्या का आरोप इसी संगठन पर है। धनंजय देसाई और उसकी हिंदू राष्ट्र सेना कई गुने में शामिल है। कई बार इन्होंने माध्यमों पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल पब्लिकेशन भी किए हैं। इस बारे में हम पूरा संशोधन कर रहे हैं कि इस संगठन पर बैन आ सकता है और किस आधार पर आ सकता है, इसकी जांच हो रही है। मोहसिन हत्या मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 19 हो गई है। पुणे हिंसा मामले में बयान देते वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मांग की है कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा में पुणे के मोहसिन शेख हत्या मामले पर बोलते हुए अजीत पवार ने कहा है कि वो केंद्र सरकार से सोशल मीडिया पर कुछ साल के लिए बैन करने की अपील करेगी। भाषण के दौरान ही कुछ देर बाद उन्होंने साफ किया कि वो नफरत फैलाने वालों पर 2 साल के लिए बैन की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया साइट्स पर बाल ठाकरे और छत्रपति शिवाजी की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। इसी के चलते पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या भी हुई थी। इस वक्त अहम खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं पीके मिश्रा। पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। गुजरात काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं पीके मिश्रा। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, पीके मिश्रा के बारे में कुछ बताइए, जिन्हें एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। जी हाँ नेहा, आज ही के दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति है वह की गई है पीके मिश्रा की, जो कि गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं पीके मिश्रा। और जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने वर्ष 2002 से 2004 के बीच पीके मिश्रा को अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के तौर पर रखा। बाद में 2004 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पीके मिश्रा गए दिल्ली और वहां पर बाद में 2006 से लेकर 2008 के बीच यह कृषि सचिव भी रहे केंद्र सरकार में। उसके बाद से रिटायरमेंट के बाद यह फिर एक बार गुजरात वापस लौटे और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके ये चेयरमैन रहे। और उसके बाद से अभी फिलहाल जो गुजरात सरकार का ही जो एक उपक्रम है डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके वह डायरेक्टर जनरल हैं। मोदी के काफी करीब माने जाते हैं, काफी भरोसेमंद हैं, काफी इनकी कार्य क्षमता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अब अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में इनको एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया है और अगले हफ्ते भर के अंदर मिश्रा ज्वाइन कर लेंगे अपने नए पद को। शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए। पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है।
दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ है एक दर्दनाक हादसा। हैदराबाद से आए इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र ब्यास नदी में डूब गए। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के 100 से भी ज्यादा गोताखोर सुबह से ही ब्यास नदी में उन लापता छात्रों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो रविवार शाम को यहां डूब गए थे। बताया जा रहा है कि रविवार शाम हैदराबाद के विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्र अपनी बस से उतरकर ब्यास नदी में फोटोग्राफी कर रहे थे। तभी लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पानी छोड़े जाने से नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 24 छात्र बह गए। इनमें से 18 लड़के हैं जबकि 6 लड़कियां। हादसे में एक टूर मैनेजर भी लापता है। ब्यास नदी में हैदराबाद के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो लापता हुए हैं उनमें से एक उनका साथी जिन्होंने ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है, यह सब अपनी आंखों से देखा है और अपने दिल में दबाए हुए हैं, शेखर हमारे साथ हैं। अचानक से हम लोग रिवर में चले गए था। उसके बाद तो पानी ज्यादा हो गया। उस वक्त कितने लोग उसके अंदर फंसे थे एकदम से जब पानी आया? सही में तो 5 या 10 लोग फंसी थी। उसके हेल्प करने के लिए बहुत लोग तो डूब चुका। पुलिस आ गया, वो तो रात है इसलिए अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिला था उन लोगों को भी। सब लोग हमारे साथ ही बह चुका है, क्या कर सकते हैं हम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हिमाचल प्रदेश के मंडी और हादसे वाली जगह का मुआयना किया। स्मृति ईरानी ने ब्यास नदी में 24 छात्रों के बहने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि उनकी प्राथमिकता हादसे में बचे छात्रों को जल्द से जल्द घर वापस भेजना है। अभी हमारी चिंता ये है कि जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उनके घर तक, उनके होम स्टेट तक हम भेजने में अपनी ओर से जितनी सहायता दे सकें वो सहायता देने की हम तैयारी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि हादसे न हो इसके लिए यहाँ लगे अलार्म सिस्टम को हर हाल में दुरुस्त किया जाएगा। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने 17 दोषी पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आज रणवीर केस में हत्या के दोषी 17 पुलिस वालों को उम्र कैद तो सबूत मिटाने के दोषी एक पुलिस वाले को 2 साल की सजा सुनाई है। मैं अभी इससे वैसे संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से, क्योंकि जो मैं चाह रहा था कि कम से कम इसमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। रणवीर का साल 2009 में उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में एनकाउंटर किया था जो बाद में फर्जी करार दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से अब तक 23 बच्चों की मौत। सीएम जीतन राम मांझी ने किया इलाके का दौरा। मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस बीमारी खतरनाक रूप ले चुकी है। पिछले कुछ दिनों में 23 बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है और उमस 70% के आसपास है, जिसकी वजह से इंसेफेलाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी आशंका है कि मानसून शुरू होने तक मामले और बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इंसेफेलाइटिस के कारण अपने बच्चों को खो देने वाले परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50-50 हजार रुपए देने के निर्देश दिए हैं। बिहार में जेडीयू ने राज्यसभा सीटों पर खत्म किया सस्पेंस। शरद यादव समेत 3 उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव को राज्यसभा के जरिए संसद में भेजने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जेडीयू ने गुलाम रसूल बलियाबी और पवन वर्मा को भी राज्यसभा सीटों के लिए नामांकित किया है। इन तीनों नेताओं ने आज पर्चा भरा। इनके अलावा आम्रपाली ग्रुप के मालिक अनिल शर्मा, जेडीयू से निकाले गए पूर्व सांसद साबिर अली और दिलीप जायसवाल ने भी निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है। खास बात यह है कि जेडीयू के आधे दर्जन से ज्यादा बागियों ने अनिल शर्मा और साबिर अली को समर्थन दिया है। मुंबई की विवादित कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के समर्थन में आई मशहूर गायिका लता मंगेशकर। कहा कि लोगों को बेघर करना अन्याय होगा। 84 साल की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी के बाशिंदों से हमदर्दी जताई है। लता ने ट्विटर पर लिखा है कि नमस्कार, कैंपाकोला कंपाउंड के केस के बारे में महाराष्ट्र सरकार से एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ के मकान तोड़ने से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, जिसमें कई बच्चे और बूढ़ों का समावेश है। आज तक 3 व्यक्तियों की जानें इस सदमे से जा चुकी है। बिल्डर्स की गलती की सजा आम नागरिकों को भुगतनी पड़े, यह अन्याय है।
मुंबई के वर्ली में कैंपा कोला सोसाइटी के 102 अवैध घरों को तोड़ने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने विधानसभा चुनावों से चंद महीने पहले टोल टैक्स को लेकर बड़ा दांव खेला है। सरकार ने राज्य में 44 टोल नाके मुफ्त कर दिए हैं। लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने जोर शोर से टोल टैक्स का मुद्दा उठाया था। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर टोल टैक्स पर तोड़फोड़ भी की थी। अब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एनसीपी की करारी हार के बाद महाराष्ट्र सरकार कुछ संभली है। सरकार ने राज्य के 166 में से 64 टोल सेंटर फ्री कर दिए हैं, जहां अब टोल नहीं देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार को यह दांव कितना काम आएगा, यह विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का मुंबई में विमोचन, बॉलीवुड के बड़े सितारों का जमावड़ा लगा। दिलीप कुमार की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा सब्सटेंस एंड द शैडो आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गई। विमोचन के मौके पर अमिताभ बच्चन, आमिर खान, करण जौहर, उस्ताद अमजद अली खान, सुभाष घई, पंडित शिव कुमार शर्मा, अनिल और टीना अंबानी, धर्मेंद्र, प्रियंका चोपड़ा समेत बॉलीवुड के बड़े सितारे मौजूद थे। दिलीप कुमार के लिए ये आत्मकथा लेखक उदय तारा नायर ने लिखी है। वर्ल्ड कप फुटबॉल को भला कौन टाल सकता है, तो सारे जगहों से फुटबॉल फैंस यहाँ आए हुए हैं। मेरे साथ जो है ये है कोलंबिया के फैंस। कोलंबिया, हु इज योर फेवरेट, हु विल स्कोर द मोर इन द कोलंबिया टीम? James Cuadrado. So you have the ticket, you are going to shout in the stadium for Colombia? Yeah. यहाँ काफी तादाद में तरह तरह के लोग आ रहे हैं, देशों से लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान में कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीती रात हुआ बड़ा आतंकी हमला करने वाले 10 आतंकियों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकी एयरपोर्ट में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की वर्दी पहनकर दाखिल हुए थे। आतंकी हथियारों और गोला बारूद से पूरी तरह लैस थे। हमला होते ही जिन्ना एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में 10 आतंकी तो मारे गए, लेकिन मुठभेड़ के दौरान 4 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने कराची में हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही शहर को सील कर दिया है।